एमडीएस यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने कल से निर्वाचन आयोग के बारे में बातचीत शुरू की है। कल हमने उनका संगठन देखा था और ये जाना था कि निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार और किस रूप में किया गया है और उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा था। गर्व की बात यह है कि इतने निर्वाचनों के बाद भी आप इस बात को पाएंगे और महसूस करेंगे कि देश की जनता के हृदय में निर्वाचन आयोग की तटस्थता और गुणवत्ता के प्रति जो विश्वसनीयता है वो कायम है। ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक विजय है। अभी आप देखिए, हमसे तो बहुत पुराना लोकतंत्र अमेरिका है। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, ठीक है, एक जीतता है एक हारता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी खेल प्रतिस्पर्धा होती है तो उससे पहले सभी खिलाड़ियों की ओर से एक बड़ा खिलाड़ी या खिलाड़ियों का समूह शपथ लेता है, प्ले द गेम विद द स्पिरिट ऑफ द गेम। खेल खेलेंगे पर खेल की भावना से, क्योंकि खेल भावना खेल से बड़ी होती है। ठीक है, एक जीतेगा एक हारेगा, निश्चित है, जनता का फैसला है, स्वीकारना चाहिए। लेकिन अमेरिका में जो हुआ आपने देखा। लेकिन आप इस तथ्य पर जाइए और गर्व कीजिए, भारत में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि निर्वाचन के पूर्व गठबंधन होते हैं, निर्वाचन के बाद गठबंधन होते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भी कई बार ऐसा पाया गया है कि अधिकारों का, रुपए पैसे का दुरुपयोग किया गया, नीतियों का दुरुपयोग किया गया, होता है। लेकिन उसमें कभी भी आप ये पाएंगे कि जनता की अनुक्रिया जो रही है वो संविधान के प्रतिकूल या हिंसक नहीं रही है। मेरी दृष्टि में ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, जैसा कि मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि आप भी मुझसे सहमत भले ना हो, पर असहमत भी नहीं हो सकते। कमजोर, गरीब, लाचार, शिक्षा से बहुत दूर, रोजी रोटी में उलझे हुए इंसान, लेकिन जब मतदान का दिन आता है तो ये भारत है, ये दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कल की बात को, जहां हमने छोड़ा था। दो चीज़ जो कल के लेक्चर्स की बाकी हैं उसको मैं आगे बढ़ाता हूं कि हमारे देश में जनप्रतिनिधि कानून दो बने हैं। जनप्रतिनिधि कानून 1951 और जनप्रतिनिधि कानून 1950 और जनप्रतिनिधि कानून 1951। इनमें बाद में बहुत से संशोधन किए गए, इसके लिए संसद को अधिकृत किया गया है। वो क्या है मैं आपको समझा दूं पहले। देखिए, जो जनप्रतिनिधि कानून 1950 है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसके अंदर मतदाताओं की अहर्ताएं और मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में फैसला किया गया। इस विधि द्वारा निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमित करने की प्रक्रिया संसद में विभिन्न राज्यों के स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई। यानी इसके लिए देश की संसद को अधिकृत किया गया है। इसमें विधानमंडलों की भूमिका नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो कानून था, यानी जनप्रतिनिधि कानून 1951, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, वो यूं है, इसके द्वारा निर्वाचनों का संचालन एवं प्रबंध करने की प्रशासनिक व्यवस्था, मतदान, निर्वाचन संबंधी विवाद, उपचुनाव इत्यादि विषयों का विस्तृत रूप से प्रबंध किया गया। और इसके उपरांत इन कानूनों में अनेक बार संशोधन और बदलाव किए गए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयोग ने जो निर्वाचन होते हैं उसमें जो व्यक्ति चुनाव प्रचार में धनराशि खर्च कर सकता है उसमें वृद्धि की है, ये बदलाव किया है। ठीक वैसे ही
इन दोनों संशोधन जो हैं, ये कानून 1950 का और 1951 का, इनमें काफ़ी संशोधन बदलाव समय समय पर किए जाते रहे हैं और यकीन मानिए आगे भी किए जाते रहेंगे, क्योंकि इसके लिए संसद को अधिकृत किया गया है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। निर्वाचन आयोग की जो स्वतंत्रता है, मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को कुछ सहूलियतें, सुविधाएं, अधिकार और संवैधानिक कवच प्राप्त होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो संक्षेप में आपको बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पर जाते हैं। पहला है, ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक, वैधानिक, शासकीय, अर्धशासकीय, राजकीय, गैर राजकीय, और इनके निश्चित मतलब हैं और वो भी अलग अलग। संवैधानिक संस्था का आशय ये होता है कि इसका जिक्र संविधान में है। अब क्योंकि संविधान में दर्जा है, इसको दिया हुआ है, संविधान में ये दर्ज है, तो ये संवैधानिक पद हुआ, संवैधानिक संरचना हुई। अब इसमें जो बदलाव, संशोधन, प्लस माइनस, जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो भी करना है, उसके लिए कोई निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, जिसको आप कहते हैं संविधान सम्मत, और जिसकी व्याख्या का अधिकार देश के उच्चतम न्यायालय को दिया है। यानी इसमें एक निश्चित छेड़छाड़ के अलावा ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। वो भी वो स्थिति, इसको आप बदलाव कहेंगे, मैं छेड़छाड़ तो गलत शब्द बोल गया, बदलाव आप उतना ही कर सकते हैं जितने की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय आपके पक्ष में कर रहा हो, वरना न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता और इसके अलावा जो अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं प्रावधान में मौजूद हैं। अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा किसी नियुक्ति किए जाने का आशय ये है कि देश का जो सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च पद पर आसीन है, जो देश का संवैधानिक प्रमुख है, यदि वो कोई अपॉइंटमेंट्स कर रहा है, कोई नियुक्तियां कर रहा है, तो इसका मतलब वो ड्यूली लीगल, आधिकारिक रूप से सही नियुक्ति है। उसको आप न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते। अगला बिंदु, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि हटाने की प्रक्रिया तो सेम है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार ये सवाल इंटरव्यू वगैरह में या बातचीत में पूछा जाता है। प्रक्रिया वही है, लेकिन केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग तभी आएगा जब राष्ट्रपति के खिलाफ इसको लाया जाएगा। यहां पर महाभियोग शब्द नहीं आएगा, प्रक्रिया वही है। अगला बिंदु, मुख्य चुनाव आयोग का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग के जो तीनों मेंबर्स हैं, वर्तमान में तो 3 हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, ये बढ़ भी सकते हैं, संविधान में से व्यवस्था कर रखी है। तो इनकी जो सुविधाएं, सहूलियतें और अधिकार हैं वो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हैं। ठीक। अगला बिंदु, इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। इसका आशय मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जब तक वो अपने पद पर हैं, उनके पद और वेतनमान में किसी भी किस्म के अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। लाभकारी हो सकते हैं, वेतन बढ़ सकते हैं, देखिए महंगाई भत्ते बढ़ते हैं, नए वेतन आयोग लगते हैं, वो इनके भी होते हैं, लेकिन इसमें कोई माइनस आप नहीं कर सकते। मतलब इसके लिए संसद या राष्ट्रपति अधिकृत नहीं है। हाँ, वो स्वेच्छा से कोई अपना चीज छोड़ना चाहें तो वो उनका अपना अधिकार है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं भी होनी चाहिए। अगला बिंदु, नियुक्ति के बाद सेवा काल में उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी बदलाव नहीं हो सकता। जो सुविधाएं, जो सहूलियतें उनको मिलती हैं उनकी सेवा अवधि में,
उसमें किसी भी किस्म के बदलाव आप नहीं कर सकते। हाँ, जब वो रिटायर हो जाते हैं या पद छोड़ देते हैं, या आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कल्पना करें कि यदि किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, तो उसके हटाने के बाद जब तक वो पद पर है तब तक नहीं आप इन चीज़ों को विड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कार्य पर। पहला कार्य है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप अच्छी तरह जानते हैं भारत का समाज एक जातीय समाज है, धर्म भी है, हम इसको माने ना माने पर यह सच है। जाति, धर्म, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, भूमिकाएं, ये सब इलेक्शन बिहेवियर में या मतदान व्यवहार में एक बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। अब इसमें यदि अपने मनचाहे हिसाब से, अपने मतदाताओं के हिसाब से यदि निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या से क्या निकल सकता है। इस चीज़ को भी संविधान निर्माता अच्छी तरह जानते थे। तो इसमें जो परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया, 1952 की बात है ये, जब ये हो गया कि भाई भारत गणतंत्र तो बन गया। और ध्यान रखें, 1947 से 1952 तक जो सरकार चली है देश के अंदर, वो अंतरिम सरकार है, जिसको आप कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। क्योंकि अभी निर्वाचन हुए नहीं हैं, हम संसदीय लोकतंत्र को अपना चुके हैं। तो संसद के चुनाव के बाद जो सरकार आएगी उसको आप कहेंगे पहली वैधानिक सरकार, जो कि एक प्रक्रिया से चुनकर आई है। अभी जो सरकार है वो चुनी हुई नहीं। हुआ यह था कि जो संविधान सभा थी उसी में से लोगों को लेकर एक बहुदलीय सरकार निर्मित की गई थी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा और शायद पता भी हो कि उस वक्त जो जो दलों के प्रतिनिधि संविधान सभा का हिस्सा थे, उस पर एक निश्चित अनुपात और विश्वास के माध्यम से एक सरकार चुनी गई, एक अंतरिम सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नेहरू बनाए गए और बाकी जो अन्य मंत्री भी थे। मसलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन देश के पहले विधि मंत्री बने। ऐसे अन्य दलों के भी थे जिन्हें रोल दिया गया, मंत्रालय दिए गए। लेकिन अब जिस बात पर मैं आपको लाना चाह रहा हूं वो 1952 में आती है, उससे पहले, कि भाई अब आप काम तो कर रहे हैं और अभी संसद तो है नहीं, ना लोकसभा है ना राज्यसभा है, केवल राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं और मंत्री परिषद है, और वो भी कार्यवाहक है। लेकिन फिर भी इनके पास अधिकार थे और इन्होंने कार्य किए। जो पहला कार्य जो मैंने आपके सामने कहा, परिसीमन, ये देखिए, ये था कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, आई होगी कि जब संसद नहीं है, जब मंत्रिमंडल भी अंतरिम है, तो ये 1950 और 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम बन कैसे गए? क्योंकि इसके लिए तो संविधान अधिकृत संसद को कर रहा है और संसद अभी है नहीं। ध्यान रखिएगा, ये एक आपातकालीन व्यवस्था थी, क्योंकि ऐसा किए बगैर आगे बढ़ना संभव था ही नहीं। वो ये था, ये दोनों ही कार्य देश के राष्ट्रपति ने किए। अब याद रखिएगा, संविधान में अध्यादेश निकालने का भी प्रावधान है। जब संसद ना चल रही हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश निकालने का। तो वैसे ही 1950 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया, जब संसद ने किया, देखिए, इस काम को। और ध्यान रखिएगा, अभी संसद द्विसदनात्मक नहीं है, केवल चुनाव लोकसभा के हुए हैं। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं राज्यसभा के चुनाव तो होंगे अप्रत्यक्ष रूप से, और वो तब होंगे जब हर राज्य में विधानसभा के चुनाव हो जाए, क्योंकि विधानसभा के जो विधायक हैं वही तो चुनेंगे राज्यसभा के सांसदों को। तो ये निर्णय
लोकसभा द्वारा बाद में 1952 में इसको किया गया कि परिसीमन आयोग एक बनाया जाए, ताकि इसमें ऐसा ना हो कि कोई दल विशेष अपना प्रभाव आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।